हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की जो यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जा रही है, ग्रामर के भी अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगे। तो आज की जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बर्चेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। और मोटिव मेरा बस यही है कि टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से होता है और अगर आप देखते हो तो फिर आप बीच में से कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो जाए उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी और आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी की जहाँ तक बात है तो उसका सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि एक साथ खिचड़ी सी पक जाएगी तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आइए देखते हैं क्या है वो लाइन्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, क्योंकि देखिए किसी भी पोएम को स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी ड्रामा कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, उस पोएट का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता ज़रूर होना चाहिए। पहली चीज़, वो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करता है पोएम में। दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ से रिलेटेड या फिर जो पोएट के इंटरेस्ट रहते हैं, वो उसकी परछाई आपको कहीं न कहीं पोएम में ज़रूर दिखाई देगी। तो वो समझने में और भी आसान होता है। और फिर पोएट के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको जानना ज़रूरी है, कुछ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसीलिए अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर चीज़ें हमें रटनी पड़ती है और वो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे पोएम का, बोर होके नहीं देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। थोड़ा-सा अपने माइंड को एक फुल ऑफ इमेजिनेशन आपको बनाना है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। और जब एक्सप्लेनेशन होता है तो वो ऐसा होना चाहिए कि लाइन फिर कहीं से भी आपको उठा के पूछ ली जाए, आप रिलेट कर पाओ, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े लाइन्स, और आप बता पाओ कि यस, ये जो लाइन्स हैं ये इस पोएम को बिलॉन्ग करती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो बर्थ है वो हुआ 26 मार्च 1874 को, और ही डाइड इन 29 जनवरी 1963। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इनका बर्थ हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उनको 4 पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिले थे पोइट्री के लिए। ये जो पोइट्री है आपकी बर्चेस, ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है वो साउंड ऑफ सेंस पे दिया गया है। साउंड ऑफ सेंस से मतलब है कि कई सारे ऐसे आपको यहाँ इसमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ऐसे कंपैरिजन्स मिलेंगे जिसमें आपको साउंड ऑफ सेंस देखने को मिलेगा। और फ्रॉस्ट वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ स्विंगिंग ऑन बर्चेस। तो ये जो बर्चेस है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये बर्चेस है क्या। तो ये एक ट्री है, ठीक है। तो इस ट्री के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूम रही है। और इसमें वो बताते हैं कि जो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बेसिकली आप देखेंगे नेचर से इंस्पायर्ड इमेजिनेशन भी है और बहुत ही तगड़ी इमेजिनेशन है। साथ में ट्रीज़, इसके बर्थ ट्री के माध्यम से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को किया और ये देखा कि जो उनका चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड कितना फ्री रहता है। फ्री इन द सेंस, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी तरीके की कोई आपको मोह माया जाल नहीं रहता उस टाइम पे, क्योंकि आपके पास में जिम्मेदारियां ही नहीं रहती है। इसलिए वो बोलते हैं, अपने चाइल्डहुड को वो याद करते हैं उस बर्चेस ट्री को देखते हुए, ठीक है। और वो इमेजिनेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे कोई इस पे बच्चा झूला झूल रहा है, वो कितना टेंशन फ्री है। स्पेशली जो अर्ली फियर्स रहते हैं, जो अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, जो सांसारिक मोह माया रहती हैं, इन सारी चीज़ों से वो थोड़ा सा फ्री होके पीछे जाना चाहते हैं। और जब व्हेन ही वाज 40 तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो यही सारी चीज़ें वो सोचते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस संसार में वापस तो आना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ही वो अपने चाइल्डहुड में जाना चाहते हैं, बट फॉर अ शॉर्ट वाइल वो यहाँ से एक टाइप का वेकेशन लेके जाना चाहते हैं, अपने चाइल्डहुड में एंजॉय करना चाहते हैं। वो केयर फ्री सारी चीज़ें जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की टेंशन ना हो, ठीक है। और फिर वो आके अपने सारे दायित्व इस ही संसार में
इन सारे अर्ली अफेयर्स को वो कंप्लीट करना चाहते हैं, वो अपनी कोई भी ज़िम्मेदारी छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट जब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड किसी चीज़ से आप हो जाते हो, तो एक बार आप चाहते हो ना कि थोड़ा रिलैक्स करें, उस टाइम को एन्जॉय करें, तो वो इसमें अपने चाइल्डहुड को देखते हैं और वो उसे बहुत अच्छा पाते हैं। यही लमसम इसकी थीम है, यही थोड़ा-सा बैकग्राउंड है। मैंने आपको बता दिया जिससे आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट बना रहे और समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं कि लाइन्स क्या कहती हैं। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter darker trees. When I see birches bend, जब वो birches trees को bend देखते हैं, मतलब मान लीजिए ये ट्री है और वो उसको झुका हुआ देखते हैं, लेफ्ट एंड राइट, कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में झुके हुए देखते हैं, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज। कहाँ? जैसे एक रो में बहुत सारे ट्रीज रहते हैं, वो एकदम स्ट्रेट हैं और बहुत ही घने एक साथ ट्रीज लगे हुए हैं। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम। तो वो बोलते हैं कि हो सकता है कोई बॉय, कोई बच्चा उस पे क्या कर रहा हो, झूला झूल रहा हो। बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू। फिर अचानक से उनके दिमाग में आता है, लेकिन स्विंगिंग, किसी बच्चे के स्विंगिंग से, किसी बच्चे के झूला झूलने से तो वो इतने बेंड नहीं हो सकते ट्रीज। ज़रूर आइस स्टॉर्म का इस पे असर है। आइस स्टॉर्म्स मीन्स, स्टॉर्म आप जानते हैं तूफान को कहते हैं, जो बर्फीला मौसम होता है, जब बर्फ़ वगैरह गिरती है तो उससे जो उसके ऊपर एक लेयर डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से ज़रूर ये झुके हुए होंगे, राइट। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम। और आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि सर्दी के मौसम में जब बर्फ़ गिरती है तो पेड़ों पे, उसकी ब्रांचेस पे, उसकी लीव्स पे एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो लोड आता है उस पे। तो वो कहते हैं कि हो सकता है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्विंगिंग ऑफ सम बॉय, हो सकता है कि आइस स्टॉर्म का इसके ऊपर असर हो। आइए अब आगे की लाइंस देखते हैं। Loaded with ice, a sunny winter morning after a rain। तो किससे लोडेड, मैंने आपको बताया था आइस से लोडेड रहती हैं जब आफ्टर सनी मॉर्निंग, बारिश के बाद में जब हम देखते हैं, दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेस। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको जो है साउंड ऑफ सेंस का देखने को मिलेगा, साउंड ऑफ सेंस। तो ये यही बताता है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ, मतलब जब वो आपस में चिपक जाती हैं तो उसमें एक क्लिक की एक आवाज़ होती है। एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मेनी कलर्ड, जैसे कि जब सुबह होती है, ब्रीज राइजेस, तो वो कई सारे कलर में दिखाई देती है, कई सारे कलर्स में वो दिखाई देती है। और दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ, और जो आपस में वो लीव्स जिसके ऊपर एक लेयर की डिपोजिशन है, जब वो आपस में चिपकती हैं, आपस में हिलती डुलती हैं जब सुबह होती है, तो वो अलग अलग तरीके के सनलाइट की वजह से क्या करती है, अलग अलग के कलर्स स्प्रेड करती है। आप अपनी इमेजिनेशन करके देखो कि लेयर जमी हुई है, आइस जमी हुई है और वो आपस में टकरा रही हैं और उसमें से बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के कलर्स दिखाई दे रहे हैं। As the stir cracks and creases their enamel, कैस कब होता है ये चीज़, क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर इनामल। इनामल जो कहते हैं वो आउटर लेयर को बोलते हैं। तो जो पेड़ की छाल होती है उसमें जो क्रैक्स हैं, उसमें जो आउटर लेयर है वो भी क्या हो रही है, क्रैक हो रही है। सून द सन्स वार्मथ मेक देम शेड क्रिस्टल शेल्स। और जो जब उसके ऊपर सन की वार्मथ पड़ती है तो वो कैसे दिखाई देती हैं, क्रिस्टल शेल्स के जैसे, क्योंकि वो क्या हो जाती हैं, वो क्रैक हो जाती हैं और वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई शेल हो, किसी तरीके की कोई आउटर लेयर हो, क्योंकि वो मेल्ट होती है धीरे धीरे तो वो क्रिस्टल के रूप में आ जाती है। ठीक है। शैटरिंग एंड अवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट। और किस तरीके का ये दृश्य होता है, लुक एट द इमेजिनेशन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कैसा दृश्य होता है, जैसे जैसे मेल्ट होती जाती है, शैटरिंग, जैसे कि कोई एवलांच जो है वो स्नो क्रस्ट बना रहा हो, ठीक है, कोई एवलांच हो रहा हो और वो एक स्नो क्रस्ट फ्रेम कर रहा हो। Such heaps of broken glass to sweep away, such heaps of broken glass,
ठीक है? तो वो जो क्रिस्टल्स थे, वो जो क्रिस्टल्स हैं, जो मेल्ट होके बने हैं, वो जो शेल्स टाइप का बना है, तो वो कैसा लग रहा है जैसे कि कोई ब्रोकन ग्लास हो। टू स्वीप अवे you'd think the inner dome of heaven had fallen। तो लुक एट द इमेजिनेशन। वो कह रहे हैं जैसे कि कोई हेवन में इनर डोम जो है उसका फॉल हुआ हो, ठीक है? जैसे वो उसको टच कर रहा हो, और ये कैसा हीप लग रहा है, मतलब कैसा वो ढेर कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई ब्रोकन ग्लासेस के टुकड़े हों वो, ठीक है? दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड। और दे आर ड्रैग्ड, क्या ड्रैग्ड? ड्रैग का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, ठीक है, घसीटना। टू द विदर्ड ब्रैकन, विदर्ड इज आप कह सकते हैं पूरी तरीके से रिंकल्ड फॉर्म में कह सकते हैं, जैसे झुर्रीदार या फिर थोड़ा सा टुकड़े टाइप का। तो ड्रैग टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड, और उस लोड से वो क्या हो गई पूरी तरीके से, उसमें क्या पड़ गए हैं, रिंकल्स पड़ गए हैं। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक द वंस दे आर बोर्ड। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, इतना लोड पड़ने के बाद, क्रिस्टल ऑफ हीप भी बता दिया, सारी चीजें बता दी, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है उन्हें देख के कि वो झुके नहीं हैं, टूटने को तैयार नहीं है, ठीक है? पूरी तरीके से वो झुक गए हैं, इतना लोड है, सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी वो टूटे नहीं हैं। सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्फ। और ऐसा लग रहा है कि फिर से वो कभी भी उतने स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी जो ताकत को दर्शा सकते हैं, पॉजिटिविटी से आप इसको ले सकते हैं। देखिए, पोएट्री पूरी तरीके से एक इमेजिनेशन पे आधारित होती है। आप हर एक इंसान उसका जो एक्सप्लेनेशन है या फिर जो उसका कंपैरिजन है वो अलग अलग तरीके से करता है। पोएट्री का एक्सप्लेनेशन कभी भी एक सेम तरीके से नहीं होता, क्योंकि सबकी इमेजिनेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग अलग होता है। बट वो लाइन क्या सेंस रिवील कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप उसको कितना भी लंबा चौड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, चैप्टर भी कंप्लीट करना है। पोएम थोड़ी सी लेंदी है, वैसे भी शायद ये 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगी। आई विल ट्राई कि 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाए, तो हम उस हिसाब से देखेंगे। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आइए देखते हैं। So low for long they never right themselves. You may see their trunk arcing in the woods, years afterwards, trailing their leaves on the ground. Trailing their leaves on the ground means कि इस अब बहुत ही अच्छा कंपैरिजन आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच को भी यूज़ किया गया है पूरी पोएम में ही, ठीक है? और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब मैं वो आपको नोट करवाऊंगी तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगी कौन कौन सी लाइन में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। यू मे सी द ट्रंक आर्किंग इन द वुड्स, येस आफ्टरवर्ड्स ट्रेलिंग द लीव्स ऑन द ग्राउंड। और ऐसे लग रहा है जैसे कि जैसे ट्रीज झुके हुए हैं, तो उसकी लीव्स क्या है, पूरे ग्राउंड को टच करती हुई है, पूरे ग्राउंड को उसकी लीव्स टच कर रही है, पूरी लीव्स क्या है, बिखरी हुई है। यहाँ पे ये लाइंस मैंने फिर से ली है क्योंकि उसी से कनेक्ट होके आपको वो समझ में आता, और ये इम्पॉर्टेंट लाइन भी है अगर पूछी जाती है पोएम से कि ये कंपैरिजन कहाँ आया है, कौन सी पोएम का है। तो देखिए, इसीलिए मैंने इसको फिर से लिया है। सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्फ। ऐसा लगता है कि फिर से वो कभी स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे, बर्चेस ट्री कभी स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो लोड से झुक गए हैं। यू मे सी देयर ट्रंक आर्किंग इन द वुड्स, ये years afterwards trailing their leaves on the ground, like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun। इस तरीके से ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, ये कंपैरिजन है एक गर्ल का जो कि अपने बालों को नीज के घुटनों के बल बैठ के और अपने बालों को धूप में सुखाती है। तो ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर से मैं बता दे रही हूँ, और इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये लाइंस क्या कह रही हैं
कि इसी तरीके से जो ट्रंक है, जो ब्रांचेज़ है वो अपनी उस पे जो लीव्स है वो ग्राउंड से पूरी तरीके से फेस कर रही है, टच कर रही है ग्राउंड को, जैसे कि पूरे ग्राउंड पे उसने अपनी लीव्स को बिखेर दिया हो। ठीक उसी तरीके से जैसे कि लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज़ दैट थ्रो देयर हेयर, जैसे नीज़ पे बैठ के गर्ल्स अपने हैंड से अपने बालों को फेंकती हैं। थ्रो थ्रो मीन्स फेंकना नहीं है, मतलब वो झाड़ती हैं, सुखाती हैं, आप सभी को पता होगा। बिफोर देम, अपने सामने, ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, सन में उनको सुखाने के लिए। तो आफ्टर द ब्रीज जो सिनेरियो दिखता है वो कुछ ऐसा होता है। तो आई होप आपको ये लाइंस क्लियर हो गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन, ठीक है, लेकिन फिर उन्हें जब सच्चाई से वो रूबरू होते हैं, जब उनके अंदर से फिर से आवाज़ आती है ये सारी चीज़ें देखते हुए, इमेजिन करते हुए, बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म। अब सारी चीज़ें वो फिर से किस पे लाके छोड़ देते हैं? आइस स्टॉर्म पे, मतलब कि जो बर्फीला तूफान होता है। आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउस। अब वो बोलते हैं लेकिन मेरा मानना यही है, मैं यही मानूंगा कि किसी बच्चे ने ही, किसी लड़के ने ही इन सारी ब्रांचेस, इन पेड़ों को क्या किया है? झुकाया है। एज ही वेंट आउट इन टू फेच द काउस, जब वो अपनी गायों को लाने गया होगा। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो ये आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इन्होंने रूरल बैकग्राउंड की जो पिक्चर है उसको भी यूज़ किया है। इनकी जो पोएम है, इनकी पोएम्स में जो सेटिंग है वो आप रूरल लाइफ से बहुत इजीली देख सकते हैं, और आप देखोगे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स इन्होंने इसमें लिए हैं। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल। अब कोई गांव का जो बच्चा होगा जो टाउन से दूर होगा, वो बेसबॉल तो नहीं जानेगा खेलना। whose only play was what he found himself, और उसका फिर प्ले क्या बन जाता है? जो उसको खुद को दिखाई देता है या उसने पाया, वो ये कि वो बर्चेस पे स्विंग कर रहा है। तो यहाँ इस तरीके से उनकी इमेजिनेशन होती है। पहले वो कहते हैं कि आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम, उसके बाद में वो बोलते हैं कि हो सकता है कि उसे बेसबॉल नहीं आता हो, जो एक टाउन जिसने नहीं सीखा हो, तो उसने इसको एज अ गेम बनाया। समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन, समर हो या फिर विंटर हो, उसमें वो अकेला आराम से यहाँ पे खेला होगा, तब ये सारी चीज़ें हुई है। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज। अब सबड्यूड क्या होता है? वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, मतलब जो ये जो उसके फादर के जो ट्रीज थे, सबड्यूड होता है टू लेन डाउन समथिंग, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को एक तरीके से देखा जाए तो उसने क्या कर दिया? बेकार कर दिया, ठीक है। बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे उस पे चढ़ के, और उसने उसको क्या कर दिया? बेकार कर दिया। अनटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम, ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि जब तक इन पेड़ों की स्टिफनेस नहीं चली गई, भाई जाहिर सी बात है, जब तक किसी इरेक्ट पोजीशन में है अगर कोई ट्री, स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको अच्छे से खेलने के लिए यूज़ कर सकते हो। बट जहाँ आपको लगता है नहीं, ये तो डाली टूट जाएगी, मतलब कि इसकी स्टिफनेस अब ख़त्म हो चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो आप फिर जाहिर सी बात है उसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपको भी गिरने का डर होगा। सो इन द सेम वे उनकी भी इमेजिनेशन बोल रही है, वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक से दूसरे पे जाकर, जब तक कि उस पेड़ों की जो बर्चेस ट्री हैं उनकी स्टिफनेस उनसे क्या नहीं हो गई? चली गई। अब आगे और भी इंटरेस्टिंग लाइन है, आइए आगे देखते हैं। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर। कॉन्कर होता है जैसे किसी पे विजय प्राप्त करना। तो यहाँ पे बोला क्या है? एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, कि एक भी ऐसा नहीं था जो वहाँ से क्या हुआ हो? छूटा हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस पे विजय प्राप्त करनी हो, जैसे कि
जिस तरीके से वो वन बाय वन सब पे झूल रहा था या फिर उसको एन्जॉय कर रहा था एज़ अ गेम, जैसे कि उसे उस पे विजय प्राप्त करनी हो। फॉर हिम टू कॉन्कर ही लर्न्ड ऑल देयर वाज़ टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड। और उसने वहाँ से कई सारी चीज़ें सीखी भी, ठीक है, कि उसको पूरी तरीके से उसने ग्राउंड पे टच नहीं किया। एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे पे जाते हुए भी उसने ये चीज़ सीखी कि हाउ टू बिहेव विद ट्रीज, बीइंग केयरफुल एंड नॉट टू डैमेज इट, राइट। फिर बहुत ही मीनिंगफुल लाइंस हैं। ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज। ये चीज़ क्यों बोली गई कि ही वॉज वेरी केयरफुल, मीन्स वाइल प्लेइंग द गेम दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज वेरी केयरफुल। ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर। वॉट ही लर्न, ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज, ठीक है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ पॉइज? कामनेस। इसको आप कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, बैलेंस के रूप में भी ले सकते हो, कि इतना गेम खेलते हुए, उनको झुकाते हुए भी ही वॉज वेरी केयरफुल। अलर्ट तो नहीं कह सकते, केयरफुल बोल सकते हो। सो ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज थ्रू द टॉप ब्रांचेस, क्लाइंबिंग केयरफुली with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim। अब देखिए यहाँ पे उसकी जो केयरफुलनेस की बात क्यों हुई है और क्या उसने लर्न किया, कि आप जब भी पेड़ों पे स्विंग करते हो या फिर कोई गेम खेलते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अभी मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके टैलेंट को भी दिखाया है फ्रॉस्ट ने, कि ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज, कॉन्फिडेंस को हमेशा उसने ऊपर रखा, टू द टॉप ऑफ ब्रांचेस, क्लाइंबिंग केयरफुली, केयरफुली उसने क्लाइंब किया। किस तरीके से? ठीक उसी तरीके से, विद द सेम पेन्स यू यूज टू फिल अ कप। जैसे कि जब आप एक कप को फिल करते हैं, चाहे चाय से, चाहे कॉफ़ी से, चाहे पानी से, अप टू द ब्रिम, तो उसका जो एज होता है, एज आने से पहले ही आप उसे रोक देते हैं, केयरफुली फिल करते हैं कि कहीं वो उससे निकल के बाहर ना चला जाए, कहीं चाय कॉफ़ी जो भी आप डाल रहे हैं उस ब्रिम से बाहर ना आ जाए। एंड इवन अबव द ब्रिम, और अगर आप एकदम ब्रिम तक भी रखते हो तो भी केयरफुल रहते हो कि इससे थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो बाहर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से उसने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने बैलेंस को रादर मेंटेन कर रखा था, राइट। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, फीट फर्स्ट, विद अ स्विश। अब फिर से यहाँ पे साउंड की बात आती है, विद अ स्विश। जो बोलते हैं ना कि एक साउंड के साथ में जब आप झूलते हैं तो जो आवाज़ आती है, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड। और इस तरीके से वो किक करते हुए, हवा से बातें करते हुए, हवा में झूलते हुए वो ग्राउंड पर आता है। तो इस यहाँ पे उसकी सेंस ऑफ बैलेंसिंग को बताया गया है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, आगे की जो लाइंस आएंगी उसको आप कनेक्ट करके बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि चाइल्डहुड में जो वो जाना चाहता है, तो वहाँ पे एक केयर फ्री एटमॉस्फेयर, एक फ्री फ्रॉम ऑल द अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप वहाँ एंजॉय कर सकते हो। और अब जबकि आपके पास में इतना सारा लोड आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जब आप एक अडल्ट लाइफ में जाते हो, तो वो केयरफुली एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिल पाता, वो मेंटल पीस आपको नहीं मिल पाता, आपको सारी चीज़ें पूरी करनी होती है। बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि फ्रॉस्ट बोलते हैं कि मैं इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना चाहता हूँ, एक बार अपने बॉयहुड को एंजॉय करके फिर से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे वापस आ जाऊँगा। तो आगे की लाइंस में हम देखेंगे, सारी चीज़ें और भी क्लियर होगी। इसका सेकंड पार्ट में होपफुली ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा अगर ये पोएम आपको हेल्पफुल लगी हो, और एक बार फिर से आप इसको रीड करके देखिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक और रिलेटेड टू द सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। अभी तक आप बने रहे और आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके लाइक से, आपके ब्यूटीफुल कमेंट से
और भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे-अच्छे वीडियोज़ अपलोड करने का और अब एलटी की सीरीज़ आपके पास में आएगी। सारी पोएट्रीज़ इसी तरीके से हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट विल गो विद द पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।